हम लोग जो टॉपिक आज शुरू करने चल रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फेनॉल। तो हम लोग देखते चलते हैं फेनॉल के प्रिपरेशन और फेनॉल के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं फेनॉल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। सुनते चलिएगा। अरे बेटा, फेनॉल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं वो उसको हम लोग बोलते हैं डाउज प्रोसेस। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो चर्चा करने चल रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं डाउज प्रोसेस। और लार्ज स्केल पर फेनॉल इसी तरीके से बनाया जाता है। डाउज प्रोसेस में हम लोग करते हैं क्या कि हेलोबेंजीन ले लेते हैं और इसको हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जानते हो बेटा, यहाँ पर जो मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा वो मैकेनिज्म है ArSN2 मैकेनिज्म। ArSN2 मैकेनिज्म आसानी से नहीं होता है। यह OH माइनस जो है ये इसको जाकर यहाँ अटैक करना है, ये OH माइनस को यहाँ जाकर अटैक करना है और क्लोरीन को रिप्लेस करना है। ये काम बहुत कठिन है। क्यों सर? बेंजीन में ये जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यह निगेटिव चीज को रिपेल करेगा, रिपल्सन अपने नजदीक आने ही नहीं देगा। ध्यान दिए क्यों ये रिएक्शन मुश्किल है। बेंजीन में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन क्लाउड और OH माइनस के बीच में रिपल्सन होगा, नजदीक नहीं आने देगा। तो ये रिएक्शन करवाने के लिए हम लोग करते क्या है कि इसको हीट करते हैं और काफी हीट करते हैं। लगभग यहाँ पर 300 डिग्री सी का टेम्परेचर लेते हैं और हाई प्रेशर लेते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाने से बॉन्ड कमजोर हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाने से बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, बॉन्ड कमजोर होता है। अरे बेटा, ये बॉन्ड अगर कमजोर हो, टूटने के कगार पे आ जाए तो बॉन्ड पेयर तो क्लोरीन अपने साथ ले जा रहा होगा, तो जिसके कारण कार्बन सेंटर पर कैसा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव। और वो OH माइनस को अट्रैक्ट करने का काम करेगा और हाई प्रेशर लेने से भी मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आने का चांस रहता है। तो ये इसके द्वारा रिपल होकर ये बदल जाता है क्या चीज में? फेनॉल में बदल जाता है। ठीक है, और प्लस Cl माइनस निकल गया। एक बात जानते हो, फेनॉल में भी ई वाला हाइड्रोजन थोड़ा एसिडिक है। फेनॉल में भी वो वाला हाइड्रोजन थोड़ा क्या है? एसिडिक होता है। फेनॉल का पीके वैल्यू 10 के आसपास होता है, 9.98 10 होता है। फेनॉल का पीके वैल्यू 10 9.98। तो हमारा मीडियम कैसा है? NaOH। NaOH रहने के कारण ये हाइड्रोजन तुरंत निकल जाएगा, बेस उसके साथ रिएक्शन करके इसको बदल देगा क्या चीज के रूप में? इसको बदल देगा फेनॉक्साइड आयन के रूप में। जब बाहर से एसिड ऐड करके सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देंगे तब जाकर ये वापस हमको मिल जाएगा। माने NaOH डालकर रिएक्शन करवाएंगे, जो NaOH बचा हुआ है उसके लिए हल्का सा एसिड बाहर से ऐड करेंगे, सॉल्यूशन अगर न्यूट्रल हो जाएगा तो हम लोगों को फेनॉल मिला करता है। फेनॉल बनाने का एक तरीका ये हो जाता है। अरे बेटा, फेनॉल बनाने का जो दूसरा तरीका हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं इस तरीका को बोलते हैं फ्रॉम क्यूमीन। जो दूसरा तरीका हम चर्चा करने चल रहे हैं इस तरीका को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? फ्रॉम क्यूमीन। देखिएगा, क्यूमीन से फेनॉल कैसे बनाते हैं वो ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो मेथड हम चर्चा करने जा रहे हैं इसका नाम होता है क्या चीज? फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन किसको बोलते हैं याद है आप लोगों को? बेंजीन के साथ आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ रहे तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? एक बेंजीन के साथ आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ रहे तो इसी मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं क्या? क्यूमीन। जानते हो बेटा, सबसे पहले क्या करो कि क्यूमीन को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर थोड़ा सा लाइट या थोड़ा सा हीट का साथ दे दो। ऑक्सीजन के साथ मिलाकर इसको लाइट के प्रेजेंस में या हीट के प्रेजेंस में रख दें। अभी हम लोग ईथर में पढ़े थे कि ईथर परऑक्साइड बन जाता है। जो सबसे कमजोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा यह भी परऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। क्यूमीन में सबसे कमजोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा? ये CH वाला। कमजोर कैसे पता चल रहा है? तो किसी भी बॉन्ड के टूटने के कारण बनने वाला फ्री रेडिकल स्टेबलाइज,
ये हाइड्रोजन अगर टूटे और यहाँ फ्री रेडिकल डेवलप हो तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट, इसका इंडक्टिव इफेक्ट, बेंजीन रिंग का रेजोनेंस, उसको बहुत सारा फैक्टर है। तो इसमें सबसे कमजोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कौन? तो इसको जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ लाइट में मिलाएंगे तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से वही डाई रेडिकल मैकेनिज्म यह बदल जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में। ये इस तरह के चीज में बदल जाएगा, ठीक है। अब ये हाइड्रोपरऑक्साइड बनाने के बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा एसिडिक सॉल्यूशन डाल देते हैं। हम लोग इसमें मिला देते हैं थोड़ा सा क्या चीज, एसिड सॉल्यूशन मिला देते हैं। अरे बेटा जैसे ही इसको हम लोग एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे ये क्या होगा, ये H+ आकर यहाँ अटैक करेगा और अटैक करेगा तो ये कैसा दिखेगा, देखो तो ये H+ आकर अगर यहाँ अटैक करे तो ये कैसा दिखेगा, देखना तो ये दिखेगा CH3 और ये हो जाएगा क्या चीज, ये O और ये O, ये H यहाँ प्लस और यहाँ पर लगा हुआ एक बेंजीन रिंग, ये ऐसा चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस ऑक्सीजन पर प्लस होने के बाद जानते हो क्या होता है, ये यहाँ से बाहर निकल जाता है क्या बनकर, वाटर बनकर। अरे क्या ध्यान दे, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन पर प्लस आने जा रहा है। ऑक्सीजन पर प्लस दो कारणों से डेवलप हो सकता है। अगर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे दे किसी को, लुईस एसिड को, तो भी ये इस पर प्लस आ जाएगा। लेकिन लोन पेयर अगर दे दे तो कोई खाली ऑर्बिटल नहीं जनरेट होता है। लेकिन अगर कोई ऑक्सीजन है और उसमें पहले से बना हुआ बॉन्ड ही अगर टूट रहा है, यहाँ वाला जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन लेते हुए चला जाए तो ये ऑर्बिटल तो खाली हो गया ना। अब तो यहाँ पर जो यहाँ जो हो रहा है, देखो ये ऑक्सीजन यहाँ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेकर ही जा रहा है, तो ये ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। और ये नॉर्मल प्लस नहीं है, ये एबनॉर्मल वाला प्लस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड टूटने के कारण प्लस आया है और वहां वाला ऑर्बिटल क्या है, खाली है। हम लोग जानते हैं ना कि अगर किसी सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज हो, वहां ऑर्बिटल खाली हो, तो फिर शिफ्टिंग होने लगता है। और शिफ्टिंग, कार्बोकैटायन का जो शिफ्टिंग बताए थे उसमें तुम लोग को बताए थे कि एराइल में और अल्काइल में माइग्रेट करने का टेंडेंसी शिफ्टिंग के दौरान, अल्काइल में और एराइल में माइग्रेट करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है एराइल का, शिफ्ट होने का टेंडेंसी ज्यादा होता है किसका, एराइल का। ये बेंजीन रिंग अगर यहाँ शिफ्ट कर जाए तो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेंजीन यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ऑक्सीजन का प्लस तो खत्म, लेकिन प्लस किस पर आ जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा। तो इस कार्बन पर अगर प्लस आ गया तो ये कैसा बन जाएगा, देखो तो ये कन्वर्ट हो गया क्या चीज में, ये हो गया ये CH3 और ये हो गया क्या चीज बोल, ये हो गया O और O से लगा हुआ यहाँ क्या चीज, O से लगा हुआ यहाँ बेंजीन रिंग और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, इस पर आ जाएगा हमारे, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अरे क्या जानते हो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने के बाद अब वहां पर वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होगा। अब वहां पर क्या चीज होगा, अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होगा और वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होगा तो ये क्या चीज में बदल जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल अगर यहाँ पर आकर अटैक करे, ये वाटर मॉलिक्यूल अगर अटैक करे तो ये बदल जाएगा क्या चीज में, ये बदल जाएगा ये OH, ये CH3 और इधर भी क्या चीज O के बाद इधर वही बेंजीन रिंग, O के बाद यहाँ क्या चीज, ये बेंजीन रिंग, देख तो ये चीज बन गया। अच्छा अब सुनो, यह एक क्या है, ईथर है, कार्बन ऑक्सीजन वो उधर वाला कार्बन। अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि अगर बेंजीन रिंग लगा हुआ मॉलिक्यूल और ईथर हो और उसका अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो बॉन्ड कहां से टूटेगा, बोल तो ये जो बॉन्ड टूटेगा वो कहां से टूटेगा, इसको अगर रिएक्शन करवाएं हम लोग तो ये कैसे कहां से बॉन्ड टूटेगा, वो वहां से हाइड्रोजन लेकर निकल जाएगा, इस कार्बन पर कैसा चार्ज डेवलप करवा देगा, प्लस, ठीक है। तो इस कार्बन पर प्लस डेवलप करवा देगा ये OH और इस पर प्लस डेवलप करवा दिया ये CH3 और उधर वाला पार्ट वो क्या बनकर निकल गया, फेनॉल बनकर निकल गया। लेकिन इधर वाला पार्ट, इस पर भी गौर कीजिएगा, ये प्लस आने के बाद ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा और हाइड्रोजन यहां से अगर बाहर निकाल दे
ये चीज क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, ये चीज कन्वर्ट हो गया CH3C डबल बॉन्ड O CH3। याद रखना क्यूमीन को हम लोग पहले लाइट से ऑक्सीजन के साथ लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दें और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वह भी फेनॉल में बदल जाता है। लेकिन इस रिएक्शन का खासियत क्या है कि हम लोगों को एसीटोन मिला करता है साइड प्रोडक्ट के रूप में। यहाँ पर हम लोगों को मिला करता है क्या चीज, एसीटोन मिला करता है साइड प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, फेनॉल के प्रिपरेशन में अभी तक हम लोग दो रिएक्शन देखे हैं। पहला रिएक्शन डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में क्या किए थे, हेलोबेंजीन को NaOH के साथ रिएक्शन करवाए थे एलिवेटेड टेम्परेचर पर। ठीक है, फेनॉल लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियली उसी तरीके से बनाया जाता है, इंडस्ट्रियल फेनॉल का प्रोडक्शन उसी तरीके से होता है। ठीक है, और ये लैब में बनाना होता है तो वो इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं क्यूमिंग के द्वारा। हम आगे बढ़े, अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन में चले हम लोग फेनॉल के अगले मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। अरे बेटा फेनॉल का अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम लोग देखने जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन को मिटा रहे हैं। फेनॉल का जो अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देखने जा रहे हैं वो होगा फ्रॉम एनिलीन। फेनॉल का अगला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देखने जा रहे हैं वो उस रिएक्शन का नाम क्या होगा, फ्रॉम एनिलीन। फ्रॉम एनिलीन। ठीक है, सुनो, अगर हम लोग कहीं पर एनिलीन ले और एनिलीन को हम लोग रिएक्शन करवा दें HNO2 और HCl के साथ तो उधर क्या बन जाएगा बोलो, डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कल ही चर्चा किए थे, ये बदल जाएगा क्या चीज में, डाइजोनियम सॉल्ट N2+Cl-। यहाँ Cl है इसलिए ये Cl- में। अरे बेटा डाइजोनियम सॉल्ट को अगर थोड़ा हीट कर दें और फिर उसको वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें तो क्या हो जाएगा। डाइजोनियम सॉल्ट को अगर हीट कर दें तो याद है ना, ये ArSN1 ये टूट कर निकल जाता था, ये कार्बोकेटाइन बन जाता था, और उस कार्बोकेटाइन को अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ तो वो क्या चीज में बदल जाएगा, फेनॉल में बदल जाएगा। तो फेनॉल इस तरीके से भी बनाते हैं। कन्वर्सन में ये रिएक्शन बड़ा काम आएगा, कन्वर्सन में ये रिएक्शन खूब काम आता है। एनिलीन से फेनॉल बनाना हो या नाइट्रो एल्केन से फेनॉल बनाना हो या बेंजीन से फेनॉल बनाना हो, थोड़ा सा ध्यान देना 12 वाले लोग। जैसे बोले आपको कि बेंजीन से फेनॉल बनाओ, बेंजीन टू फेनॉल, ठीक है, या आपको बोले क्या चीज कि नाइट्रो बेंजीन से फेनॉल बनाओ, नाइट्रो बेंजीन से फेनॉल बनाओ, या आपको बोले एनिलीन से फेनॉल बनाओ, एनिलीन से फेनॉल बनाओ। अरे बेटा ये तीनों कन्वर्सन ये इसी में दिख जाएगा। देखना, सबसे पहले हम लोग बेंजीन लें और बेंजीन को हम लोग रिएक्शन करवा दें HNO3 और H2SO4 के साथ तो क्या हो जाएगा बोलो। बेंजीन को अगर HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन करवा दें तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रेशन याद है ना, इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं, ये नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन में अगर इसका रिडक्शन कर दें, इसका अगर रिडक्शन करते NO2 का रिडक्शन कर देते हैं तो एनिलीन में बदल जाता है। इसका रिडक्शन कर दें तो ये बदल जाता है क्या चीज में, एनिलीन। एनिलीन को अगर हम लोग HNO2 और HCl से रिएक्शन करवा दें तो ये बदल जाता है क्या चीज में, डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, और डाइजोनियम सॉल्ट को अगर वाटर के साथ मिलाकर हीट कर दें तो वो बदल जाएगा क्या चीज में, फेनॉल में बदल जाएगा। तो अगर बेंजीन से फेनॉल बदलना हो तो हम लोग यहीं से लेके वहां तक लिखेंगे, अगर खाली नाइट्रोबेंजीन से बनाना हो तो यहाँ से वहां तक लिखेंगे, एनिलीन से बनाना हो तो वो तो अभी लिखे हैं। तो कन्वर्शन वाला अगर क्वेश्चन हो तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जो तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं वह होगा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। वो होगा क्या चीज, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिएगा अगला चर्चा करने जा रहे हैं फ्रॉम बेंजीन क्या चीज, सल्फोनिक एसिड। देखना बेटा, अगर हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले लें और इसको NaOH के साथ बॉयल कर दें, अगर हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले लें
और उसको बॉयल कर दें, क्या चीज के साथ, NaOH के साथ, तो वह भी कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज में, फेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हम क्या बोले, बोलो तो, तुम्हें से बोल रहे हैं दीक्षा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फेनॉल में कैसे बदलें, NaOH के साथ क्या किए, बॉयल कर दिए थे, ठीक है। फेनॉल का पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या पढ़े थे, याद है, डाउन प्रोसेस। उसमें क्या किए थे, ऐसे तो हम सुन लिए, उससे पूछ रहे हैं, माने लाउड स्पीकर के बिना ही तुम माने गर्दा मचाए पड़े हो। केकरा से पूछ रहे थे, तोरा से पूछ रहे थे, हाँ। पहला क्या पढ़े थे, डॉज प्रोसेस। अब देख रहा है वो कॉपी ध्यान से, तो कॉपी में लिखल थोड़े है, मुझे पढ़ रहा है, उसको लगा कि अब तो पढ़ना पड़ेगा। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या पढ़े थे चटवा, क्यूमीन को, चुप रहो ना, थोड़ा शांत रहो ना। क्यूमीन को क्या क्या कहते हैं, कॉपी हटाओ ना सामने से, बनेगा तुम समझदार, उसी को कॉपी, हाँ बोल, हाँ अंकिता तू बोल, देखो अंकिता गिरते पड़ते बोल जरूर देगा, बोल। तो उससे क्या बन गया था, उससे पहले बना क्या था, हाँ रुके हुए हम, भाग कहाँ रहे हैं, फेनॉल के साथ साइड प्रोडक्ट में और क्या बन रहा था, एसीटोन बन रहा था, ठीक है, इतना याद है तो बहुत है। बैठ, खड़ा हो, हाँ, और नहीं तो क्या। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को अगर फेनॉल बनाना हो तो कैसे बदलेंगे, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बैठो। चलिए हम लोग आ जाए वापस टॉपिक पर। जिस दिन आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और आप क्वेश्चन का जवाब सही सही दे देंगे, उस दिन थोड़ा अच्छा फील होने लगता है कि अब बीपी ऊपी थोड़ा कम हो रहा है। क्या चीज, बीपी और हाई हो रहा है उसका, आइए हम लोग वापस अपने टॉपिक पर आए। हमने कहा था कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड को अगर हम लोग NaOH के साथ बॉयल कर दें तो वो भी बदल जाता है क्या चीज़ में, फेनॉल में। थोड़ा सा इस रिएक्शन को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो रिएक्शन होता है वो कैसे हो रहा है वो समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देखो ये हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये मान लो बेंजीन डबल बॉन्ड O और OH, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ठीक है। सबसे पहली बात तो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको जैसे ही हम लोग NaOH के सॉल्यूशन में मिलाएंगे, बिना देर लगाए हुए सबसे पहले यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, ये OH उसका वो एसिडिक हाइड्रोजन लेकर निकल जाएगा, तो ये बदल जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इस चीज में बदल जाएगा। अब आओ देखो यहाँ होता क्या क्या है बेटा, इसको अब हम लोग हीट कर रहे हैं और हीट कर रहे हैं लगभग 300 डिग्री सी या 350 डिग्री सी टेम्परेचर, माने बॉन्ड टूटने लायक टेम्परेचर हीट कर रहे हैं। 300 से 400 बीच का टेम्परेचर रेंज वो है जिसमें पहले से बना हुआ बॉन्ड क्या होने लगता है, टूटने लगता है। तो इसको बॉन्ड टूटने लायक हीट कर रहे हैं। अब सुनो, अरे बेटा यहाँ पर जब जब रेजोनेंस होगा, जैसे मान लो ये बॉन्ड खुला तो यहाँ इस ऑक्सीजन पर माइनस और इस सल्फर पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। ये हो गया सल्फर पर प्लस, डबल बॉन्ड और ऊपर में ONA सॉरी, और इससे लगे ऑक्सीजन पर यहाँ कैसा चार्ज हो गया, ये। अब ये सल्फर पर जो पॉजिटिव चार्ज है और उस समय उसको हम लोग हीट कर रहे हैं, तो वो सल्फर क्या करेगा बोलो,
ये सल्फर करेगा कि ये बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचकर टूटकर निकलना चाहेगा। ये बॉन्ड पेयर वहां क्या होने लगेगा, टूटकर निकलना चाहेगा। ये बॉन्ड पेयर अगर सल्फर लेके निकल रहा हो तो इसका प्लस क्या हो जाएगा, खत्म। और यहां पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, प्लस। वो प्लस डेवलप होते ही वहां जाकर कौन अटैक कर जाता है, OH माइनस। तो ये वाला स्पीसीज खुद को बदल चुका क्या चीज में, इसमें। जो निकला है थोड़ा उसको भी देखो, जो निकला है वो क्या निकला है, NaSO3 माइनस, NaSO3 माइनस। और ये जो OH यहाँ यूज हुआ है, ये OH कहां से आया है, तो NaOH से। तो इसका जो Na है वो कहां चला जाता है, इसके पास। तो वो क्या चीज में बदल जाएगा, वो क्या बनकर निकला है, देखो ये यहाँ Na प्लस आ जाए और ये इलेक्ट्रॉन लेकर इसका ये चार्ज खत्म हो जाए, तो वो क्या बनकर निकल रहा होगा, Na2SO3 बनकर निकल रहा होगा। फिर से वही बात, हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, अल्कलाइन सॉल्यूशन है। अरे फेनॉल का वो जो हाइड्रोजन है वो बेस के साथ रिएक्शन करके इमीडिएटली ये क्या चीज में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा ONA में। और ये ऐसा ही रहेगा कब तक, जब तक सॉल्यूशन को हम लोग क्या न कर दें, न्यूट्रलाइज न कर दें। इसको जैसे ही हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे तो फेनॉल जो है अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को अगर NaOH के साथ मिलाकर हीट कर दें तो यह भी उसको बदल देता है क्या चीज में, यह भी उसको बदल देता है फेनॉल में बदल देता है। बात समझ में आ गया। अरे बेटा अगला रिएक्शन जो हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं, फेनॉल के प्रिपरेशन का जो अगला रिएक्शन हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं वो होगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो अगला रिएक्शन हम चर्चा करने चल रहे हैं वो होगा क्या चीज, तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मिटा रहे हैं इस रिएक्शन को, ध्यान देना। फेनॉल के प्रिपरेशन में जो अगला रिएक्शन हम डिस्कस करने चल रहे हैं उस रिएक्शन का नाम क्या होगा, तो उस रिएक्शन का नाम होगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ध्यान देना। जानते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रूप में फेनाइल मैग्नीशियम हैलाइड लिया जाए, फेनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। और फेनाइल मैग्नीशियम हैलाइड को लेकर इनको किसी सॉल्वेंट में आयोनाइज नहीं होने दो, इनको लेकर ऑक्सीजन के साथ इनको रिएक्शन करवाओ लाइट के प्रेजेंस में। इनको अगर ऑक्सीजन के साथ लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो यह भी पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, यह भी कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह के पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, MgBr इस तरह के पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन में घोलते तब वो आयंस में टूटता, इस बार सॉल्यूशन में नहीं घोले, इनको ऑक्सीजन के साथ हीट कर दिए हैं या लाइट के प्रेजेंस में रख दिए हैं, तो ये इस तरह के पर ऑक्साइड में बदल जाता है। और इस तरह के पर ऑक्साइड का अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, इस तरह के पर ऑक्साइड का अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो यह भी कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज में, यह भी कन्वर्ट हो जाता है फेनॉल में। तो एक इस तरह से भी हम लोग फेनॉल बना सकते हैं। अरे बेटा फेनॉल बनाने का जो अगला रिएक्शन हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं वो रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ध्यान देना, ये रिएक्शन क्या चीज है, तो ये रिएक्शन का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। सैलिसिलिक एसिड किसको बोलते हैं जानते हो, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं एक OH रहे और यहाँ COOH रहे, ये सैलिसिलिक एसिड। और सोडियम सैलिसिलेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट का फॉर्मूला हो जाएगा कि यहाँ COO के साथ यहाँ पर क्या मौजूद है, Na। इसको सोडा लाइम के साथ हीट कर दो, इसको हीट कर दो क्या चीज के साथ, सोडा लाइम के साथ। आपको याद है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कि अगर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट कर दें तो एक कार्बन कम वाला एल्केन बन जाता है। एल्केन के प्रिपरेशन में ये रिएक्शन पढ़े थे, जानते हो, यहाँ से लेकर यहाँ और इतना दूर ये इतना चीज निकल जाता है Na2CO3 बनकर, ये इतना चीज निकल जाता है क्या बनकर, Na2CO3 बनकर। और ये हाइड्रोजन यहाँ जाकर इसको कन्वर्ट कर देता है क्या चीज में,
वो चीज वहां जाकर उसको कन्वर्ट कर देता है क्या चीज में, तो फिनोल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड या सोडियम सैलिसिलेट या सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड को हम लोग सोडा लाइम के साथ हीट कर दें तो भी वो फेनॉल दे दिया करता है। ठीक है, अरे बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन के सिलसिले को अगर आगे बढ़ाएं तो एक रिएक्शन है जो कि थोड़ा सा अजीब है, देखिएगा ध्यान से, इसके मैकेनिज्म को देखिएगा ध्यान से। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डेकिन रिएक्शन। मेडिकल वाले लोग ना भी देखें तो भी चलेगा। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डेकिन रिएक्शन बोलते हैं। ये डेकिन रिएक्शन क्या होता है सुनिएगा। जो रिएक्शन अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डेकिन रिएक्शन बोलते हैं। डेकिन रिएक्शन क्या होता है जानते हो, अगर हम लोग कहीं पर लिए हुए हो क्या चीज, तो पारासेलिसियल्डिहाइड लिए हुए हैं। ठीक है, और इसको रिएक्शन करवा दें H2O2 और OH माइनस के साथ, H2O2 और OH माइनस के साथ रिएक्शन करवा दें, तो जो वो वाला कार्बन है वह एसिड बनकर निकल जाता है, माने एक कार्बन वाला एसिड और यहाँ एक OH छोड़ जाता है और वो एक कार्बन वाला एसिड बन जाता है HCOO माइनस, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को थोड़ा एक चीज देखो कि सर आपको अगर फेनॉल बनाना था, EOH यहाँ भी है, EOH यहाँ भी है, EOH अगर न लेते, खाली हम लोग बेंजल्डिहाइड लेते, तो इस रिएक्शन में तो खाली फेनॉल न बन जाता। ये तो दो OH यहाँ लगा हुआ दिख रहा है। तो दो OH अगर दिख रहा है, ये OH का यहाँ क्या महत्व है उस पर हम बोलने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। वो OH का वहां क्या महत्व है उस पर बोलने जा रहे हैं। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखते हुए उसको ध्यान दीजिएगा। जानते हो बेटा, अगर बेंजीन में 2 OH लगा हुआ हो ना, बेंजीन में 2 OH लगा हुआ हो तो उनका 3 नाम होता है, रेसोर्सिनॉल, एक को बोलते हैं कैटाकॉल, एक को बोलते हैं रेसोर्सिनॉल, एक को बोलते हैं हाइड्रोक्सीक्विनॉल। सुनो, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पता है उसके पहले एक चीज सुन, बेंजीन रिंग में 2 OH हो और दोनों OH बगल बगल हो तो इसको हम लोग कैटाकॉल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोला करते हैं, कैटाकॉल बोलते हैं। बेंजीन रिंग में 2 OH हो लेकिन अल्टरनेट पोजीशन पर हो, अल्टरनेट पोजीशन पर हो तो इसको रेसोर्सिनॉल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोला करते हैं, रेसोर्सिनॉल बोलते हैं। और आमने सामने अगर OH लगा हुआ हो, 2 OH हो, दोनों आमने सामने लगा हुआ हो तो इसको हम लोग या तो क्विनॉल बोल देते हैं, इसका एक नाम क्या बोल देते हैं, क्विनॉल, या हाइड्रोक्सी क्विनोन, हाइड्रोक्सी क्विनोन बोल देते हैं। ये दोनों में से कोई एक नाम बोलते हैं। सुन बेटा, अगर 3 OH लगा हुआ वो भी बता ही देते हैं ना तो छूट जाएगा। 3 OH लगा हुआ हो और तीनों OH लगातार कार्बन पर हो तो उसको पायरोगैलोल बोलते हैं। 3 OH लगा हुआ हो, तीनों लगातार कार्बन पर हो तो इसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, पायरोगैलोल के नाम से पुकारते हैं। 3 OH लगा हुआ हो और अल्टरनेट पोजीशन पर हो, 3 OH लगा हुआ हो और तीनों एक दूसरे से अल्टरनेट पोजीशंस पर हो तो इनको हम लोग फ्लोरोग्लूसिनॉल बोलते हैं। इनको हम लोग ग्लूसिनॉल के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, और अगर मान लो 3 OH हो और तीनों OH में 2 लगातार हो और एक अल्टरनेट हो तो इसको हाइड्रोक्सी क्विनॉल बोलते हैं। इसको क्या बोला करते हैं, हाइड्रोक्सी क्विनॉल बोला करते हैं, क्विनॉल बोला करते हैं। ठीक है, तो ये फेनॉल के में OH लगने से जो अलग अलग मॉलिक्यूल बनते हैं, थोड़ा सा उनका नाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अरे बेटा, ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पर है इसका नाम अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे, तो उसका नाम जो हो जाएगा या तो क्विनोन या तो हाइड्रोक्सी। चलिए हम लोग उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखकर अपना रिएक्शन आगे बढ़ाते हैं। हम इसको मिटा रहे हैं, हम लोग उसका मैकेनिज्म पर चलते हैं चर्चा करने के लिए।
कैटाकॉल और रेसोर्सिनॉल किसको बोलते हैं, ये जरूर याद रखना, कैटाकॉल और रेसोर्सिनॉल। तो देखो यहां पर इसका मैकेनिज्म कैसा होता है डेकिन रिएक्शन का, वो देखना। जानते हो बेटा, सबसे पहले ये दोनों, ये जो H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का ई वाला हाइड्रोजन हल्का सा एसिडिक होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का ई वाला हाइड्रोजन हल्का सा क्या होता है, एसिडिक होता है। तो ये OH- उसको यहां से निकाल देता है, ये परऑक्साइड एनायन में बदल देता है। और वो परऑक्साइड एनायन के लिए जो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, परऑक्साइड एनायन के लिए जो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उसमें सबसे अट्रैक्टिव स्पॉट कौन सा हो सकता है। तो जब ये बॉन्ड ऊपर के तरफ शिफ्ट होगा तो वह जो परऑक्साइड एनायन है ये आकर यहाँ अटैक करे, यही ना एक संभव है, संभावना है। तो वहां पर अगर वो आकर अटैक करे तो ये कैसा हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर ये ऐसा चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में इधर लगा हुआ OH और OH के बाद यहाँ पर ये CO-, ये H और यहाँ लगा हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन H। ध्यान दे अभी तक क्या क्या हुआ है। ई बेंजल्डिहाइड ये है, इसको हमने H2O2 OH- से रिएक्शन करवाया। जैसे ही इन दोनों को मिलाए होंगे तो बेस इसका हाइड्रोजन हटाकर इस तरह के चीज में बदल दिया, परऑक्साइड एनायन। और वो परऑक्साइड एनायन जाकर इसके सैलिसिल्डिहाइड मॉलिक्यूल के कार्बन पर अटैक किया और वो बॉन्ड उधर के तरफ शिफ्ट हो गया। अब जानते हो बेटा यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जब वो बॉन्ड उधर के तरफ शिफ्ट हो गया है, ये बॉन्ड जब उधर की तरफ शिफ्ट हो गया है तो अब देखो क्या होता है। ये जो O- बना है, ये O- लिविंग एबिलिटी न तो अच्छा, इसका न तो अच्छा है न तो इसका अच्छा है। लिविंग एबिलिटी माने ये नीचे आए और ये निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। निकलेगा तो यही निकलेगा, और ये अगर निकल जाए तो फिर रिएक्शन ही नहीं होगा। वो वापस हो जाए और ये निकल जाए तो फिर तो यही प्रोडक्ट बन गया। तो उससे रिवर्स हो जाएगा, कोई नया रिएक्शन हो ऐसा नहीं होगा। सुनो अब क्या होता है बेटा, ये बॉन्ड जब खुला होगा और ये O- बना होगा तो उसके कारण यहाँ सॉल्वेशन होगा। सॉल्वेशन के कारण एनर्जी जनरेट होगा और उस एनर्जी के कारण इस सिस्टम में जो सबसे कमजोर बॉन्ड है वो टूटेगा। याद है एक बार तो लोग को बताए थे कि परऑक्साइड लिंकेज कमजोर होता है। परऑक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज क्या होता है, कमजोर होता है। ये बॉन्ड सबसे कमजोर करी है, तो सॉल्वेशन के कारण जो एनर्जी निकलेगा वो इस बॉन्ड को तोड़ देगा और यहाँ पर हेट्रोलिटिक फिशन होता है। सॉल्वेशन के कारण तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड टूटेगा, तो हेट्रोलिटिकली बॉन्ड टूटेगा तो वो OH- बनकर निकलेगा और इस ऑक्सीजन को क्या चीज में बदल देगा, प्लस में बदल देगा। हमने कैटलिस्ट के रूप में जो OH- यूज किया है वो सॉल्यूशन को वापस करेंगे ना, तो ये यहाँ से सॉल्यूशन को OH वापस हो जाता और इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज डेवलप हो गया है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। ध्यान बनाए रखिएगा। तो यहाँ है हमारा OH और ये कार्बन, ये O-, ये H और इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जानते हो बेटा किसी एराइल में और हाइड्राइड में देखो यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस आया है, शिफ्टिंग होगा। तो शिफ्टिंग होगा तो या तो इसका शिफ्टिंग होगा या तो इसका शिफ्टिंग होगा, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक का शिफ्टिंग होगा। नॉर्मल केस में हाइड्राइड का ही माइग्रेट करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। ये हाइड्राइड ही शिफ्ट करे उसका चांस ज्यादा होता है, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, शायद आप लोगों को बताए थे कि किसी में भी इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप लगा हुआ हो तो उसका शिफ्ट होने का टेंडेंसी बढ़ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप लगे होने से माइग्रेट करने का टेंडेंसी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वही काम ये OH कर रहा है। अगर यहाँ ये OH, शुरू में ये OH अगर न लगा हुआ हो तो यह रिंग ये माइग्रेट ही नहीं करेगा। माइग्रेट कौन कर जाएगा, हाइड्रोजन कर जाएगा। अगर हाइड्रोजन माइग्रेट कर गया तो फिर वो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। तो ये OH शुरू में होना जरूरी है, नहीं तो फिर वो चीज नहीं बनेगा, प्रोडक्ट रिएक्शन ही ऐसे नहीं होगा। अगर ये यहाँ ना हो तो फिर वो प्रोडक्ट भी ना बने। आप देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पुशिंग होने के कारण इसका माइग्रेट करने का टेंडेंसी बढ़ गया और ये अगर यहाँ माइग्रेट करे और ये बॉन्ड वापस अपने जगह आ जाए तो वो पूरा स्पीसीज कैसा दिखेगा, ध्यान देना। तो H
C डबल बॉन्ड O H C डबल बॉन्ड O, और फिर उस ऑक्सीजन पर कौन आकर लग गया है? पूरा का पूरा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के पीछे में क्या चीज? OH। बेटा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर। ईस्टर का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ईस्टर को अगर वाटर से रिएक्शन करवा दें तो क्या चीज में बदल जाएगा? एसिड में और अल्कोहल में। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड अल्कोहल नहीं बन जाएगा, तो ये वाला भाग एसिड में बदल जाएगा और वो वाला भाग बदल जाएगा क्या चीज में? अल्कोहल में। और अल्कोहल जो बनेगा वो कैसा दिखेगा? ये OH दिखेगा, ये OH दिखेगा। ठीक है। जनरली होता क्या है, डेकिन रिएक्शन कम चर्चा वाला रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इस पर क्वेश्चन भी नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए तो हो क्या रहा है कि रिंग से कार्बन ही हट रहा है, CHO हटकर वहां क्या लग रहा है? OH लग रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, कम चर्चित रिएक्शन है, लेकिन अगर हो सके तो इसको याद रखना। डेकिन रिएक्शन पूछेगा भी तो एडवांस में पूछेगा, मेंस तक में इसका चर्चा नहीं आएगा। तो ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन था जिस पर कहीं कहीं देखे हैं क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसका चर्चा कर देते हैं। आज से 3 साल 4 साल पहले तक चर्चा भी इस पर होता नहीं था। तो ये हम लोगों ने देखा अभी फेनॉल के प्रिपरेशन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि फेनॉल का प्रिपरेशन कितने तरीके से हो सकता है। हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे फेनॉल के प्रॉपर्टीज के साथ।